षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार सारे धातुओं में सन प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। पौष्पी प्रक्रिया का अर्थ ही है पाणिनि प्रक्रिया। जैसे भगवान पाणिनि ने प्रकरणों में निबद्ध करके कार्य कहे हैं, उसी प्रकार हम भी आपको उन प्रकरणों के अनुसार सिद्धि करना बता रहे हैं। तो हमने जो अन्यंत धातु हैं जिनमें निज प्रत्यय नहीं लगा है, ऐसे आजादी धातुओं में सन प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर लिया है। अब हम निजंत धातुओं में सन प्रत्यय लगाने की विधि का विचार कर रहे हैं। अजादि हलादि का विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि द्वित्व में अजादे द्वितीयस्य और एकाचो द्वे प्रथमस्य कहा गया है। अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है और बचे हुए के प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। तो हमें अजादि हलादि का विभाजन करके चलने से ही सम्यक ज्ञान हो पाएगा, समग्र ज्ञान हो पाएगा। इसलिए हम अजादि हलादि के क्रम से अलग अलग करके आपको बताते चल रहे हैं। अब हम निजंत धातुओं के संदंत रूप बनाएंगे, किंतु इसके लिए अत्यावश्यक ये है कि हमको निजंत प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान हो। तो धातुओं में निज प्रत्यय लगाकर जो निजंत धातु बनते हैं, उस प्रक्रिया का सम्यक अभ्यास करने के बाद ही हम इन निजंत धातुओं से सन प्रत्यय को लगाएं, तभी हम अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। अब हमको विचार करना है कि धातु निजंत है और उसमें हमको सन लगाना है। तो पहले हम ये मान लें कि जितने भी निजंत धातु हैं वो सब सेठ है, क्योंकि एकाच उपदेशों दाता जो अनेक धातुओं को बताता है, वह उपदेशावस्था में जो धातु एकाच हैं और अनुदात्त हैं उन्हीं को अनित कहता है। एकाच उपदेशन दाता सूत्र उन्हीं धातुओं को अनित कहता है जो धातु उपदेशावस्था में एकाच है और अनुदात्त है। निजंत धातु तो उपदेशिक है नहीं, ये तो आदिदेशिक धातु है और अनेकाच भी हैं। तो निजंत सारे धातु सेठ हैं, ये हम मान करके चले। ज्ञप धातु को वेद किया है सनिवंत सूत्र ने, ये विशेष है। सामान्य ने सारे निजंत धातु सेठ हैं। तो जब धातु से हम निज प्रत्यय लगाते हैं और सन लगाते हैं तो सन को इडागम होता ही है। तो हमें चार खंड मिलते हैं। पहला खंड धातु है, दूसरा निच है, तीसरा इट है और चौथा सन है। तो देखिए ये निजंत धातु है पू, पू निच और सन हुआ, उसको इडागम हो गया पू निच इट सन, ये स्थिति है। और यहाँ द्वित्व निमित्तक आजादी प्रत्यय है, किंतु यहाँ द्विवचनेची सूत्र लग नहीं सकता, यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि बीच में निच बैठा है। द्वित्व निमित्तक अच ये है और अजादेश इसको होने वाला है, बीच में ये बैठा है। तो द्विवचनेची यहाँ पर नहीं लग सकता और लगाना जरूरी है, क्योंकि हमको पहले द्वित्व करना है और बाद में निच को निमित्त मानकर होने वाला जो आदेश है अचोन्नति से होने वाली वृद्धि। यहाँ दो कार्य प्राप्त है ना, अचोन्नति से इसको वृद्धि प्राप्त है और संयोग से द्वित्व प्राप्त है। तो यहाँ द्वित्व प्राप्त है और अजादेश वृद्धि प्राप्त है और हमको करना है यहाँ पर द्वित्व। हमारा इष्ट है कि पहले द्वित्व पहले कर लें, पर हम कर नहीं सकते क्योंकि द्वित्व से वृद्धि पर है। तो द्वित्वात् परत्वात् हमको पहले वृद्धि करना चाहिए। उस वृद्धि को हम कैसे रोकें, या कर लिया है तो उसको कैसे स्थानीयवत करें, यह समस्या है। द्विवचनेची यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि बीच में निच का व्यवधान है। इसलिए द्विवचनेची सूत्र के भाष्य में भाष्यकार कहते हैं कि द्विवचन निमित्ते अचि स्थानीवत इति चेत नौ स्थानीवत वचनम। जब आप द्विवचनेची सूत्र बनाते हैं और कहते हैं कि द्वित्व का निमित्त अच परे होने पर
उसी अच को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश नहीं होता, तभी आपको ये भी कहना चाहिए कि निस परे होने पर भी अजादेश नहीं होता द्वित्व की कर्तव्यता में। तब भी आपको ये कहना चाहिए कि यदि आपको द्वित्व करना है और निस को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश करना है तो नव अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कार्ये। द्वित्व की कर्तव्यता में आपको निच निमित्तक अजादेश नहीं करना चाहिए, यह भी आपको कहना चाहिए। तो भाष्यकार कहते हैं इसको कहने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो हम ज्ञापन से जान लेंगे। तो ये हम जान चुके हैं कि ओ पुयण जपरे सूत्र व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि नव अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। द्वित्व करना है तो निज निमित्तक अजादेश नहीं होता है। पर ये कब नहीं होता है? जब उत्तरखंड में पहला अच अवर्ण हो। अभ्यास के उत्तरखंड में पहला अच अवर्ण हो। ये कहाँ से निकलता है? तो ये ज्ञापन से निकलता है। ज्ञापन तुल्य जाति ही होता है। ओ पुयण जपरे में अपरे कहा है, अवर्ण परे कहा है, इसलिए जहाँ उत्तरखंड में अवर्ण मिलता है वहीं ये ज्ञापन लगता है, अन्यथा नहीं लगता। तो ये जो निषेध है ओ पुयण जपरे से होने वाला निषेध, ये वहीं लगेगा जब अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण दिख रहा हो या दिखने वाला हो। अर्थात हमें अपनी बुद्धि में कल्पना कर देना पड़ेगी। प्रक्रिया जिसकी मुट्ठी में है वही एक क्षण में कल्पना कर सकता है कि द्वित्व होगा, फिर अभ्यास कार्य होगा, फिर उत्तरखंड में क्या दिखने वाला है। ये सब बुद्धि कृत है। तो ये हम विचार कर लें कि देखिए पू है, अब हम कल्पना करें कि पू को यदि हम वृद्धि करते हैं तो पऊ होगा। पऊ होगा तो इचो यवा यावा से आव के पाव हो जाएगा। अब हम पाव पाव द्वित्व करें या पू द्वित्व करें तो भी उत्तरखंड में तो वृद्धि आवादेश होंगे ही। तो उत्तरखंड में अवर्ण मिलना ही मिलना है। ये धातु को देखने के साथ ही हमको समझ में आ जाना चाहिए। धातु को देखने के साथ ही हमारी बुद्धि में स्फुरित हो जाना चाहिए कि ये धातु कैसा है। ये ऐसा धातु है कि इसमें द्वित्व करने के बाद अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण अवश्य मिलेगा, जो धातु का ही अवर्ण होगा। यदि ऐसा है तो नव अजादेशो न स्यात्, ये निषेध हम लगा देंगे। निज निमित्तक अजादेश मत कीजिए और पहले द्वित्व कर लीजिए। तो यहाँ हम पहले पू द्वित्व करेंगे, यहाँ हम पहले पू द्वित्व करेंगे, फिर इसको ह्रस्व करेंगे, उसके बाद इसको वृद्धि करेंगे और आव करेंगे तो पुपा वैशति बनेगा और ओ पुयण जपरे इसको इत्व कर देगा। ओ पुयण जपरे का अर्थ क्या है? अभ्यास के अंत में रहने वाला जो उ, उसके स्थान पर ई हो जाता है, उसके स्थान पर ई हो जाता है। ये कब होता है? जब उस उ के बाद पवर्ग हो, यण हो अथवा जकार हो और उसके बाद अवर्ण हो। इतना ये निमित्त की पंक्ति है पूरी। अभ्यास के अंत में उकार हो, उकार के बाद पवर्ग हो, यण हो या जकार हो और उसके बाद अवर्ण हो, तब उकार के स्थान पर इकार आदेश हो जाता है। पू, अभ्यास के ऊ को ई हुआ तो पिपू बन गया, इसको वृद्धि की तो औ हुआ, ये पाव हो गया। फिर निज के ई को गुण किया हमने, ये इसके कारण सार्वधातु को आधातु को से गुण किया, इसको इचो यवा यावा से आई किया तो पी पा वैशति, पिपा वैशति, भू विभा वैशति और मू मिमा वैशति। ये बनेगा पहले द्वित्व, उसके बाद अभ्यास कार्य और अभ्यास कार्य करके सामान्य अभ्यास कार्य, विशेष अभ्यास कार्य में ओ पुयण जपरे से इत्व। उसके बाद उत्तरखंड को वृद्धि आवादेश और निच को सार्वधातु आधातुक्यों से गुण, इचो यवा यावा से आयादेश और सन को आदेश प्रत्यय से शब्द। पिपा वैश धातु बना, पिपा वैश, पू पिपा वैशति, भू विभा वैशति,
मू मीमा वैशति, यू यिजा वैशति, रू रिरा वैशति, लू लीला वैशति। और जू सौत धातु है, जो जा कहा है सूत्र में, तो जू सौत धातु है, तो जू जिजा वैशति, ये बन गए, ये बन गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि सूत्र बना क्यों है, कि बहुत सावधानी से सूत्र को सोच लेना चाहिए। तो हमें तो आपातता दिखाई पड़ता है कि सूत्र कह रहा है पवर्ग हो, यण हो, जकार हो, अभ्यास के उकार के बाद, तो आप अभ्यास के उकार को इकार कर दीजिए। तो हमको क्या लगता है कि देखिए हमने संज्ञता सूत्र पढ़ा है, हमको ये लगता है आपातता कि संज्ञता सूत्र तो बना बनाया है। यदि हम इस ऊ को पहले औ आव कर लेते हैं और पाव पाव को दत्त करते हैं तो रस हो के पपाव बनता है, तो अभ्यास के अंत में हमको आ मिलता है। तो उस आ को हम संज्ञता से ई कर सकते थे। ओ पुनः जय परे की क्या आवश्यकता है? ये लगता है तभी सूत्र व्यर्थ होता है ना। तो ये सूत्र यहाँ तो हम बना लेंगे, जहाँ पवर्ग यहाँ जकार है वहाँ तो हम संज्ञता से इत्व कर लेंगे। पर ऐसे उकारांत धातु जिनमें पवर्ग यहाँ जकार नहीं है, उनको भी ई होने लगेगा ना। तो हम क्षु धातु को ले लेते हैं। देखिए क्षु, इसके बाद निच है और इच सन है। अब देखिए यदि हम क्षु धातु में पहले वृद्धि करते हैं क्षु और फिर आव आदेश करते हैं तो क्षाव, अब जो तो करते हैं तो ये चक्षाव हो जाए। तो संज्ञता को हम रोक नहीं पाएंगे, यहाँ संज्ञता से इत हो जाएगा और हमको प्रयोग चाहिए चुक्षा वैशति। तो चुक्षा वैशति तभी बन सकता है जब हम इसको पहले द्वित्व करते हैं। इसको पहले द्वित्व कर दें तभी हम चुक्षा वैशति बना सकते हैं, तभी अभ्यास में हमको उकार सुनाई पड़ेगा। अन्यथा अभ्यास में अकार ही सुनाई पड़ेगा तो संज्ञता लग जाएगा। तो ओ पुयं जय परे सूत्र इसलिए नहीं बना है कि पवर्ग या जकार परे दिखें तो हम इकार करें। इनको यदि वृद्धि करते हैं तो आव होगा, इंग्लिश परे है, और आव करके द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में आ मिलेगा, ये भी निश्चित है। अभ्यास में आ मिलेगा तो संज्ञता उसको ई करेगा, ये भी निश्चित है। तो उकारांत धातुओं के अभ्यास को सब जगह तो ये नहीं सुनाई पड़ता, सब जगह वो सुनाई पड़ता है, वही पौन सुनाई पड़ता है। तो पवर ज्ञान जकार जहां पर होता है वहां हमको चाहिए ई और बाकी में चाहिए हमको ऊ। तो ओ पुनः जय परे सूत्र इसलिए नहीं बना है कि अभ्यास के उकार के बाद अवर्ण परक पवर ज्ञान जकार मिले तो अभ्यास के उकार को हम इकार करें। ये वस्तुतः इसलिए बना है कि जहां पवर ज्ञान जकार नहीं मिलते हैं वहां हम इत्व न करते, उसकी निवृत्ति करने के लिए, उसकी व्यावृत्ति करने के लिए सूत्र बना है। तो इसलिए जब धातु उकारांत है, निजंत है और उसके अभ्यास के बाद पवर ज्ञान जकार नहीं मिलेंगे वहां इत्व नहीं होगा। तो दो हिस्से हो गए उकारांत धातुओं के। एक ऐसे धातु जिनके आदि में पवर ज्ञान जकार है, उनके अभ्यास को हम इत्व करेंगे, और जिनमें पवर ज्ञान जकार नहीं है जैसे क्षु, वहाँ इत्व नहीं करेंगे। तो वहाँ चुक्षा वैशति, नु नुना वैशति, तु तुता वैशति, कु चुका वैशति। तो जहाँ पर पवर ज्ञान जकार नहीं है अवर्ण परक, वहाँ इत्व नहीं करना है। ये दो हिस्से हो गए उकारांत और निजंत धातुओं के। और ओ पुयं जय परे सूत्र की चरितार्थता हो गई। चरितार्थता कहाँ हुई? चुक्षा वैशति, तुता वैशति, नुना वैशति में, वहाँ चरितार्थ हो गया सूत्र। सब जगह संज्ञता नहीं करना है। सारे अभ्यासों को इत्व होता ही नहीं है, तो सारे अभ्यासों को इत्व इष्ट नहीं है, इसलिए सूत्र बना के व्यावृत्ति कर दी उन धातुओं की जिनके अभ्यास को हमको इत्व नहीं करना है। इस बात को सावधानी समझना चाहिए।
अब प्रश्न ये है कि सूत्र में पू यण ज्या परे क्यों कहा, पू क्यों कहा और यण क्यों कहा? क्योंकि जो उकारांत धातु हैं उनमें से दो धातु ही हैं जो सन परे होने पर सेठ होते हैं। पूर्ण धातु तो नित्य सेठ होता है और यू धातु वेट होता है। तो पू और यू, पा और या कहने से काम चल जाता, पा या यो कहने से काम चल जाता। तो इतना बड़ा पूरा वर्ग क्यों कहा पवर्ग, और इतना बड़ा प्रत्याहार क्यों कहा यण, इसको क्यों कहा? पा और या कहने से काम चलता, ओ पुयण ज्या परे के बजाय पा यो कह देते, पा और या से काम चल जाता। तो ये पूरा वर्ग का ग्रहण और पूरे प्रत्याहार का ग्रहण व्यर्थ होकर इस बात का ज्ञापन करता है कि णौ अजादेशो न स्यात्, निज परे होने पर अजादेश नहीं होता है द्वित्वे कर्तव्य, द्वित्व की कर्तव्यता में। द्वित्व करना है तो निज निमित्तक अजादेश नहीं होता। किंतु ये कब नहीं होता? जब उत्तर खंड में, अभ्यास के उत्तर खंड में पहला अच अवर्ण हो। ये हम कहाँ से ले आते हैं? जिससे ज्ञापन निकला है। ज्ञापन किससे निकला है? तो ज्ञापन निकला है ओ पुयण ज्या परे से। ज्ञापक सूत्र यही है। तो जो ज्ञापक होता है वो तुल्य जातीय से ज्ञापकम, तुल्य जातीय का ज्ञापक होता है। तो कश्य तुल्य जातीय है? कौन है तुल्य जातीय? तो कहते हैं यथा जातीय का पू यण जया, जैसे है पू यण ज वैसे ही हमको चाहिए, उन्हीं का ज्ञापन करेगा ये। यथा जातीय का पू यण जया है, तो जैसे ये पू यण ज्या है तो कैसे है पू यण ज्या? तो कहते हैं अवर्ण परक है, ये अवर्ण परक है। अपरे कहा है ओ पू यण ज्या परे। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जिस प्रकार के ये पू यण जी अवर्ण परक कहे गए हैं, ऐसे ही जो धातु अवर्ण परक होंगे तुल्य जातीय का नियम होने से उन्हीं को निज परे होने पर स्थानीय भाव होगा और सबको नहीं होगा। जैसे कृत संशब्दनीय धातु है, इसमें हमको उपधा याश सूत्र से उपधा के दीर्घ ऋकार के स्थान पर एर आदेश प्राप्त है और द्वित्व भी प्राप्त है। क्यों? इसको हम चंग परे रख के देखेंगे तो बात स्पष्ट होगी, क्योंकि सन परे होने पर तो संज्ञता हो ही जाना है, तो दोनों स्थितियों में समान बनेगा। ये धातु है क्रीत, ये चुरादिगण का धातु है, तो इसमें नीचे लगा है स्वार्थिक और चंग है और ये तिप प्रत्यय है। चंगी से द्वित्व प्राप्त है और उपधा याश्च से इसको इत आदेश प्राप्त है, जो उरण रपण से ईर हो जाएगा, तो ये बनेगा किर्त, ये होगा। तो ऐसा हम किर्त बना के द्वित्व करें इसको कि हम पहले द्वित्व करते हैं। निज परे है, अनवजादेशो न स्यात् निषेध हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या करें? तो यहाँ हम अपनी बुद्धि में तत्काल कल्पना करें, तुरंत अपनी बुद्धि में कल्पना करें कि यदि हम किर्त कृत द्वित्व करते हैं तो उत्तरखंड में क्या मिलने वाला है? उत्तरखंड में किर्त ही मिलेगा। और यदि हम क्रीत कृत द्वित्व करते हैं ऐसा, तब भी उत्तरखंड में कीर्त ही मिलेगा, तब भी उत्तरखंड में कीर्ति ही होगा। इसको कुछ भी कर देंगे हम, इसको तो हमको उपधायाश्च करना ही पड़ेगा और बाद में उपधायांश लगा देंगे तो कीर्त हो जाएगा। ये उपधायाश्च से ईर करने के बाद उपधायांश से दीर्घ कर देंगे। तो चाहे हम पहले द्वित्व करें और चाहे हम पहले इसको उपधायाश्च से ईर कर दें, दोनों ही स्थितियों में हमको उत्तरखंड में कीर्त ही मिलने वाला है, जिसमें अवर्ण नहीं है, इसमें अवर्ण नहीं है। तो हमको तत्काल अपनी बुद्धि में जब निच निमित्तक अजादेश प्राप्त हो, द्वित्व प्राप्त हो, तो हमें तत्काल अपनी बुद्धि में कल्पना कर लेना चाहिए कि उत्तरखंड में हमको क्या मिलने वाला है। यदि उत्तरखंड में अवर्ण मिलने वाला नहीं है, यहाँ तो नहीं मिलने वाला है, यहाँ अवर्ण मिल ही सकता, चाहे पहले द्वित्व करें चाहे बाद में करें, उत्तरखंड तो कीर्त ही बनने वाला है, उत्तरखंड तो कीर्त ही बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको पहले
अजादेश करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे तो बनेगा अचिकीर्तत। और यदि पहले इसको हम द्वित्व कर देते हैं तो संगत भाव नहीं होगा। इसलिए निजंत धातु है और हमारे सामने समस्या है कि द्वित्व करें कि अजादेश करें, निज निमित्तक अजादेश करें, तो हमें तत्काल उसके उत्तरखंड की कल्पना करना चाहिए, अभ्यास के उत्तरखंड की कल्पना करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसमें अवर्ण यदि मिलने वाला नहीं है तो हम पहले अजादेश कर लें, द्वित्व न करें। अवर्ण मिलने वाला है तो हम पहले द्वित्व करें, अजादेश न करें। बस ये सावधानी रख करके हम निजंत धातुओं के रूप बनाएं। अब देखिए चुरादिगण की धातु है ऊन, ऊन परिहाणी। ये धातु अदंत है। चुरादिगण में 93 धातु हैं जो अदंत हैं। इन्हें धातु पाठ में अथदंता कहकर कहा गया है। अथदंता कहकर के 93 धातु कहे गए हैं। अदंत इसलिए है कि इनमें जो नकार के बाद आकार हमें दिखाई पड़ रहा है, अनुनासिक नहीं है, इसकी संज्ञा नहीं होती, तो 2 अच इसमें रह जाते हैं। तो किसको द्वित्व करें? धातु अजादी है, अनेकाच है, तो अजादे द्वितीय से कहता है कि इस ना को द्वित्व करिए। आजादी धातु के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करिए। तो ठीक है, हम तो करें द्वित्व, पर हमारे पास जो बैठा है नव अजादेशो न स्यात्, ये निषेध बैठा है कि निज निमित्तक अजादेश नहीं होता है द्वित्व कर्तव्यता में। द्वित्व करना है तो निज निमित्तक अजादेश मत करिए। तो निज निमित्तक अजादेश क्या प्राप्त हो रहा है हमको? वो प्राप्त हो रहा है हमको अतो लोपा। आधातु प्रत्यय परि होने पर ये अत का लोप होता है, तो नकारोत्तर अकार का हमें लोप प्राप्त है। अब ये आ गया सामने कि हम अजादेश करें, अतो लोपा करें कि द्वित्व करें। तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा कि हम बुद्धि में कल्पना करें कि जब हम द्वित्व करेंगे तो इसका उत्तरखंड में हमको कौन सुनाई पड़ेगा क्या? तो देखिए, आप नानक द्वित्व कर लेते हैं, कर लिया, मान लीजिए आपने नानक द्वित्व कर लिया, तो भी उत्तरखंड का जो आ है इसका तो लोपा तो होगा, इसको तो नहीं रोक सकते। तो आपने नाना द्वित्व कर लिया तो भी उत्तरखंड में आपको अवर्ण सुनाई देने वाला नहीं है। उत्तरखंड का आदि अच अवर्ण यदि नहीं है तो हमको पहले अजादेश करना चाहिए। अवर्ण है तो पहले हमको द्वित्व करना चाहिए। तो ये तो अवर्ण हमको दिखाई पड़ रहा है नाम में, पर इस अवर्ण को देख के हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि उत्तरखंड में अवर्ण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी हमको अवर्ण दिख रहा है, पर जब उत्तरखंड में हम देखेंगे तो उत्तरखंड के अवर्ण का तो लोप होने वाला है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता, अतो लोपा तो वहाँ हो गई होगा। तो अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण दिखने वाला हमको नहीं है, इसलिए हम पहले यहाँ अजादेश करेंगे और उसके बाद फिर हम द्वित्व करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे इसको ऊन में, अतो लोपा से लोप करेंगे, तो बन जाएगा नी, नी, और फिर नी द्वित्व करेंगे, नाना द्वित्व नहीं करेंगे, नी द्वित्व करेंगे। तो ऊनी, ऊनी और नी, ऊनी और नी, और इस अब इसको गुण किया तो ने हुआ, ने को नहीं हुआ, ऊनी नैषति, ऊनी नैषति, ये बन गया। अब यहाँ आप कहेंगे कि हम पहले द्वित्व करें कि बाद में करें, संज्ञता तो ई कर ही देगा, तो आपके रूप में तो कोई भेद होने वाला नहीं है। तो आपके इस निषेध से हमको क्या लेना देना, ऐसा मत समझिए, क्योंकि जो शास्त्र बनता है वो यावत शब्दों को देखता है। तो यहाँ आप कर लेंगे, नाना द्वित्व करेंगे तो भी आप अभ्यास को संज्ञता से तो कर लेंगे, किंतु जब चंग लगाएंगे आप, जब लुंग लकार में आप नीश्री दुष्टुभ्य करते ही चंग से चंग लगाएंगे, तब क्या होगा? देखिए चंग है, धातु ऊन है। अब यदि नाना द्वित्व करते हैं आप, नाना,
तो यहाँ तो संयता नहीं हो रहा है, यहाँ तो अभ्यास को आप विकार नहीं कर सकते, यहाँ तो संयता हो नहीं रहा। तो यदि आप पहले द्वित्व करते हैं नाना तो बनता है औननत, और यदि आप अतोलोपा करके नीनी का द्वित्व करते हैं तो बनता है औनिनत। आप कौन प्रमाणित करेगा? तो देखिए कौमुदी में ये जितने भी अदंत धातु हैं आजादी, इनमें द्वित्व करने के बाद अजादेश किया गया है। तो ऊन से बनाया है औननत, अर्थ ये अदंत है, इससे आर तथत बनाया है। अंध अदंत है, इससे आन दधत बनाया है। और अंक अदंत है, इससे आन चकत बनाया है। और अंग इससे आन जगत बनाया है। देखिए अभ्यास में किसी को इतना नहीं हुआ है। ये सारे प्रयोग द्वित्व करने के बाद अतोलोपा करके बने हैं। औननत, आर तथत, आन दधत, आन चकत, आन जगत। किंतु नागेश इससे सहमत नहीं है। वो भाष्य के प्रमाण से कहते हैं कि देखिए आपको अभी अवर्ण दिख रहा है और उत्तरखंड में तो अतोलोपा हो गई होगा, तो उत्तरखंड में तो आपको अवर्ण सुनाई पड़ेगा नहीं, और जो औननत सुनाई पड़ेगा वो तो चंग का आकार सुनाई पड़ रहा है आपको, धातु का आकार तो है नहीं। तो उत्तरखंड में अवर्ण सुनाई पड़ने वाला हो और वो धातु का ही हो तभी तो आप लगाएंगे। नव अजादेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्य, निज निमित्तक अजादेश नहीं होता है द्वित्व की कर्तव्यता में यदि अभ्यास के उत्तरखंड में आदि अच अवर्ण हो तो ये प्रयोग जितने हमने देखे अदंत धातुओं के, इनमें उत्तरखंड के अवर्ण का तो अतोलोपा से लोप हो गया, तो इस निषेध का विषय तो नहीं बने। ये सारे प्रयोग निषेध का विषय नहीं बने। इसलिए औनिनत, आर तिथत, आन दिधत, आन चिकत, आन जिगत, यही प्रयोग बनना चाहिए। और सन लगाएंगे तब भी हमको इसी प्रक्रिया में चलना पड़ेगा, क्योंकि सन लगाएंगे तब भी अतोलोपा प्राप्त होगा, उन्नीस तो परे है ही। जब अतोलोपा होना है उत्तरखंड में तो उत्तरखंड में वर्ण नहीं दिखेगा। जब उत्तरखंड में वर्ण नहीं दिखेगा तो हम पहले अजादेश करेंगे। हम नव अजादेशो न स्यात् निषेध नहीं लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो हम पहले अतोलोपा करेंगे और नी बनाएंगे और नीनी के द्वित्व करेंगे और ऊनी नैषति, ऊनी नैषति अर्थ पहले हम आ का लोप करेंगे। यूनिच है तो हमारा द्वित्व का स्थानीय बनेगा थी, रा छूट जाएगा, नंदा संयोग आ जाए, थी थी द्वित्व करेंगे। फिर उसको अभ्यास से चर्च करेंगे। अर तिथैषति, अंध अंदिधैषति, अंग अंजिगैषति, यही प्रयोग हम बनाएंगे। तो इनका स्पष्ट फल हमको चंग में दिखेगा। यहाँ तो संयता लग ही जाता, तथापि प्रक्रिया में यही साधु है कि हम ये सारे अदंत धातुओं में पहले अतोलोपा लगाएं और उसके बाद द्वित्व करें, क्योंकि उत्तरखंड में अवर्ण हमको सुनाई पड़ने वाला नहीं है। ये हमने अजादि अनेकाच निजंत धातुओं के संदंत रूप बनाए। अब हम अजादि एकाच निजंत धातुओं के संदंत रूप बनाते हैं। धातु तो सेठ होंगे सब, तो इडागम होने ही होना है। हमने धातु लिया अट, यह अजादि है, अनेकाच है। हलादि धातु में समस्या नहीं आएगी, ये समस्या अजादि धातुओं में है, क्योंकि इसका द्वितीय अवयव एकाच बन रहा है द्वित्व का स्थानीय। तो यहाँ जो निच है यही दूसरा अच है,
और द्वित्व का यही स्थानीय बन रहा है, तो ट और निच मिलाया हमने तो टी बना। इसको द्वित्व होना है, इसको द्वित्व प्राप्त है। और निच परे होने पर निच को निमित्त मान करके अत उपधाया से इस उपधा के अत को वृद्धि प्राप्त है। तो पहले हम अट को आठ बनाए वृद्धि करके, कि पहले हम टी द्वित्व करते हैं। यदि हम पहले टी द्वित्व कर लेते हैं तब तो अत उपधाया से वृद्धि कोई कर नहीं सकता। ये समस्या है। तो हमें क्या देखना है? उत्तरखंड देखना है, अभ्यास का उत्तरखंड। तो अभ्यास का उत्तरखंड जो टी आएगा, इसमें अवर्ण नहीं है। और आगे जो अवर्ण दिखेगा इसमें, जब हम ई को गुण करके ए बनाएंगे और उसके बाद आयादेश करके इसको टय बनाएंगे, तो ये जो अवर्ण दिखाई पड़ेगा आपको, ये तो निच का होगा, इसका नहीं होगा। तो ऐसे आजादी धातु जहाँ निच ही द्वितीय अवयव एकाच बन रहा है, द्वित्व का स्थानीय निच ही बन रहा है, ऐसे धातुओं में भी नव अजादेशो न स्यात्, ये निषेध हम नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। और हम अजादेश करने के बाद द्वित्व करेंगे। तो अट में पहले हम वृद्धि करेंगे, बाद में द्वित्व करेंगे। तो देखिए जो इंद्र धातु है, इसका गति अर्थ है, और गति का अर्थ होता है गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति गमन, गति मोक्ष। तो जब इसका अबोधन अर्थ होता है, बोधन अर्थ नहीं होता, यानी गति अर्थ होता है, तब तो इसको गम आदेश हो जाता है। और जब बोधन अर्थ होता है, ज्ञान अर्थ जब इसका होता है, किसी को बताना, समझाना, विश्वास करना, ऐसा अर्थ होता है, तब तो इसको गम आदेश नहीं होता। उस पक्ष में हम इसका रूप बना रहे हैं। तो ना की तो एक संज्ञा हो गई, ई है और निच है, ये धातु है पूरा, ये अजाद यानी एकाच धातु है। और सन्नंत है, तो संयोगों से द्वित्व प्राप्त है। अजाद यानी एकाच होने से जो द्वितीय अवयव एकाच है धातु का, वो है निच, यही द्वित्व का स्थानीय बन रहा है, द्वित्व का स्थानीय यही बन रहा है। और इसको अचो नीति से वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो हम उन्हीं को द्वित्व कर ले पहले। तो यहाँ हम ई को पहले द्वित्व कर लें, ये निच के ई को, इसको द्वित्व कर लें कि इस ई को हम अचो नीति से वृद्धि करें। तो क्या हम पहले निच के ई को, यही है द्वितीय अवयव एकाच, इसको ई द्वित्व कर लें कि पहले इसको हम अचो नीति से वृद्धि करें, एचो यवा से आय आदेश करें। ये बात आई सामने। तो हम क्या करेंगे? हम अभ्यास के उत्तरखंड की कल्पना करेंगे, अभ्यास के उत्तरखंड की हम कल्पना करेंगे। तो देखिए, ये ई को यदि हमने द्वित्व कर लिया, यदि हम द्वितीय अवयव एकाच को ई को द्वित्व करते हैं, तो अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण तो नहीं मिलता। अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण हमको नहीं मिलेगा। तो हमें बुद्धि में कल्पना करना पड़ेगी कि यहाँ यदि हम द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व कर देते हैं, तो अभ्यास के उत्तरखंड में हमको अवर्ण मिलने वाला है क्या धातु का? तो किसी मूल्य पर नहीं मिलेगा। ई को द्वित्व करेंगे तो ई बनेगा, उसको गुण करेंगे तो जो आई बनेगा वो धातु का नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमको पहले इसको अजादेश करके वृद्धि कर देना चाहिए। तो हमने ई को किया आई, आई को बनाया आय, आई, हमने इसका ई मिलाया, तो ये जो ही है यही द्वित्व का स्थानीय बना, आई ही द्वित्व हुआ। फिर इसके बाद इस आया, तो आई यही क्षति, आई यही क्षति। और बोधन अर्थ में इस धातु में प्रति का, तो प्रति उपसर्ग के साथ बोधन अर्थ में इस धातु का व्यवहार होता है। तो प्रत्यायी यही क्षति,
प्रत्यायी यैषति, प्रत्यायी यैषति। बोधन अर्थ में प्रति उपसर्ग के साथ का व्यवहार किया धातु का, तो प्रत्यायी यैषति ये प्रयोग बनेगा। यहाँ नौ अजादेशो नस्यात् से स्थानीवत नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि उत्तरखंड में, अभ्यास के उत्तरखंड में हमको धातु का वर्ण मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे धातुओं के लिए हम सावधानी रखें। हमने उंग धातु लिया ऊ, यहाँ भी ऐसी होगा। ऊ को हम बनाएंगे औ, औ को हम बनाएंगे उंग धातु में भी यही करेंगे। ये उंग धातु है, आजादी है, एकाच है। अब ये पूरा मिलकर जब संदंत धातु बन गया तो आजादी एकाच हो गया। तो इसका द्वितीय अवयव एकाच जो निच है, यही द्वित्व का स्थानीय बन रहा है। तो जहाँ निच बनता है द्वित्व का स्थानीय, वहाँ नौ अजादेशो नस्यात् से स्थानीय भाव नहीं होता, इससे निषेध नहीं होगा। और पहले हम इसको करेंगे औ, औ को बनाएंगे आव, और निच का ई मिलाया तो आवी, आवी वी, आवी वैशति। उत्तरखंड में वी है, उत्तरखंड वी है, वी वी यही बनेगा ना। अगर पहले कर दिया तो ई और बाद में किया तो वी वी। उत्तरखंड में वर्ण कहाँ है? उत्तरखंड में वर्ण सुनाई नहीं पड़ेगा। तो हम पहले अजादेश करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे। तो जितने भी आजादी एकाच धातु हैं निजंत, उनमें निच बनता है द्वित्व का स्थानीय। ऐसे धातुओं में हम पहले आजादेश करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे, बाद में द्वित्व करेंगे। ई ऊ हो गया। अब हम री धातु को ले लेते हैं। री, री धातु से हमने निच किया, री धातु है। अब ये आजादी अनेकाच हो गया। यो निच है द्वित्व का स्थानीय है, निच द्वित्व का स्थानीय है। इसको हम द्वित्व करेंगे तो उत्तरखंड में वर्ण नहीं सुनाई पड़ेगा, इसलिए हम पहले अजादेश करेंगे। तो अजादेश यहाँ क्या प्राप्त है? यहाँ पहले पुगागम प्राप्त है। अर्ति री व्ली री क्लुई क्षमाई याताम पुंगलम से पुगागम प्राप्त है इसको, और पुगागम करके उदा को गुण प्राप्त है। तो अर्पी, अर्पी पी, अर्पी पैशति बनाएंगे। अर्पी पैशति, निच को ई द्वित्व नहीं होगा कभी। अकेले निच को लेकर जो द्वितीय अवयव एकाच है, इसको ई द्वित्व नहीं होगा। ये निश्चित जान लीजिए कि जब भी निजंत धातु है और आजादी एकाच है, वहाँ हम आजादेश करने के बाद ही द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व करेंगे। तो ई से आय बनाए, तो ई को आई आय बनाया और ये द्वित्व किया, आ ही यैषति। ऊ को वृद्धि करके औ आवादेश किया, आव आवि वैशति। और ई में पुक किया, गुण किया, अर्पी पैशति। अकेला निच कभी भी द्वित्व का स्थानीय नहीं बनेगा, अकेला निच कभी द्वित्व का स्थानीय नहीं बनेगा। इसको हम सावधानी रखें। अब देखिए इंग अध्ययन धातु है निजंत, इससे हमने सन प्रत्यय लगाया, इदागम किया। तो देखिए इंग धातु है, इससे निज प्रत्यय परे होने पर क्या होता है? क्रीं जीनाम नव से इसको आत्व होता है। क्रीं जीनाम नव कहता है कि इसको आत्व करो, और जहाँ आत्व होगा तो आकारांत होते ही अर्ति री व्ली री क्लुई क्षमाई आता पुंगनव सूत्र कहेगा पुक कर दो, तो आप बन जाएगा। तो पहले तो ये जो आत्व हो रहा है इंग धातु को, इसके कारण हो रहा है। निज निमित्तक अजादेश, नव अजादेशो नस्यात् में नव का अर्थ निज परे नहीं है, उसका अर्थ निज निमित्ते, निज निमित्ते, निज निमित्तक अजादेश नहीं होगा द्वित्व कर्तव्यता में। तो इस निज के कारण इंग धातु को आत्व प्राप्त है। हम इसको करें कि हम द्वित्व कर दें,
यदि हम आत्म नहीं करते इसको तो द्वितीय अवयव एकाच ये है, इसी को द्वित्व प्राप्त हो जाएगा, इसी को हो जाएगा आजादी द्वितीय से। तो उत्तरखंड में तो हमको अवर्ण मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, उत्तरखंड में अवर्ण मिलने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में अणुवजादेशो न स्यात्, ये निषेध नहीं लगेगा और अजादेश करके हम द्वित्व करेंगे। तो हम इनको बनाएंगे क्रिंजी नाम लघु से आ, और आकारांत होने से इसको हम पुक करेंगे अर्थ सूत्र से, और पुगागम करके इसको पी बनाएंगे और फिर पी पी द्वित्व करेंगे। आपी पैशति, आपी पैशति बनाएंगे और नित्यम अधिपूर्व, ये अधि के साथ ही प्रयोग किया जाता है इंगर्धनी धातु। तो अध्यापि पैशति, अध्यापि पैशति, अध्यापयितुम इच्छति, अध्यापन करना चाहता है, अध्यापयितुम इच्छति अध्यापि पैशति, ये बनेगा। ये कब बनेगा, जब धातु ये इंग आजादी है और आत्म होने के बाद भी आजादी है उस पक्ष में। और जब अनौच संशगो सूत्र से इसको पक्ष में ग हो जाएगा, सन परक और चंग परक निष्परे होने पर इंग धातु के स्थान पर विकल्प से गांग आदेश होता है। तो जब गांग आदेश हो जाएगा तब तो ये हलादी हो जाएगा, तब तो हमारे लिए कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि हलादी धातुओं में तो हमको प्रथम अवयव एकाच को ही द्वित्व करना है। ये धातु है इंग, ये निच है और सन है। तो सन परक निच परे होने पर इंग धातु के स्थान पर विकल्प से गांग आदेश होता है, इसको गा आदेश हो गया। गा आदेश हो गया तो समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि अभी आजादी ने काच नहीं रहेंगे, हलादी ने काच हो गया, तो आजादी द्वितीय का विषय ही नहीं रहा, एकाचो द्वितीय प्रथमस्य का विषय हो गया। तो इसके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होगा, गागा को द्वित्व हो जाएगा, गागा और जगह और संज्ञता हो गया, जिगा हो गया, जिगा हो गया। आकारांत होने से पुक्कागम होगा, जिगा पैशति, निच का इसमें आएगा तो ये पी बन जाएगा, गुण हुआ जिगा पैशति। और नित्यम अधिपूर्व तो अधिजिगा पैशति, अध्यापयितुम इच्छति अधिजिगा पैशति। इंग धातु बिना अधि के उपयोग में नहीं आता है, प्रयुक्त नहीं होता। तो गांग आदेश न होने पर, गांग आदेश न होने पर अध्यापि पैशति, और गांग आदेश होने पर अधिजिगा पैशति बनेगा। इसी प्रकार आजादी एकाच धातु में देखिए इख, इख और इश, उख, ये आ गए। इख, इश, उख, इनके बाद आया निच, इट और सन। यहां भी चूंकि द्वितीय अवयव एकाच निच बन रहा है, ये आजादी अनेकाच हो गए, ये आजादी है और अनेकाच है, तो द्वितीय अवयव एकाच निच बन रहा है द्वित्व का स्थानीय। ऐसी स्थिति में हम पहले आजादेश करेंगे और बाद में द्वित्व करेंगे। तो हम यहाँ गुण करेंगे, उपधा को ई को बनाएंगे ए, एक बनाकर निच, ये खा और ई को मिला के खी बनाएंगे और खी द्वित्व करेंगे। ए ची खैशति, खी द्वित्व करेंगे, ए ची खैशति। इख, एक, खा और निच का ई मिलाया तो खी को द्वित्व किया, इस बाद वाली ई को हमने गुण किया, साधा तो का धातु क्यों से इचो यवाया से आई किया, और अभ्यास का जो खी था उसको कुहोश क्यों से हमने कुत्व किया, और अब अभ्यास से चर्च किया तो बन गया ची। ए ची खैशति, ओ ची खैशति, और इसको भी गुण करेंगे हम पहले। एशी शैशति, एशी शैशति, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी निच बनने वाला है द्वित्व का स्थानीय तो हम आजादेश करके द्वित्व करेंगे। तो हमने आजादी धातुओं के दो हिस्से बनाए, आजादी अनेकाच और आजादी एकाच। तो आजादी एकाच में हमने निर्णय किया कि यदि कोई आजादेश प्राप्त है
निज निमित्तक, तो हम अजादेश को करने के बाद जो द्वितीय अवयव एकाच मिलेगा उसको हम द्वित्व करेंगे, वही हमारे द्वित्व का स्थानीय बनेगा। और अजादि अनेकाच धातु जो हैं उन धातुओं में हमने देखा कि जो अदंत हैं, उन अदंत धातुओं में उत्तर खंड में अतोलोपा होने वाला है, इसलिए उत्तर खंड में अवर्ण न मिलने के कारण वहां हम अतोलोपा से लोप करने के बाद अजादेश करने के बाद द्वित्व करेंगे। किंतु ऊर्णु धातु ऐसा नहीं है, ऊर्णु धातु ऐसा नहीं है, इसलिए इसको भी हमें देख लेना चाहिए। ऊर्णु, ये ऊर्णु धातु है। ऊन धातु का दूसरा अच था न, वो अदंत था, तो उसका लोप होने होना था। उत्तरखंड में जाने के बाद भी उसका लोप अतोलोपा से होने होना है, वो अवर्ण दिखने वाला नहीं है। किंतु ऊणु धातु तो उकारांत है, इसका भी द्वितीय अवयव एकाच नु है। ये नु, ये द्वित्व का स्थानीय है। जैसे ऊन में ना द्वित्व का स्थानीय बन रहा था, तो जब बन रहा था मैं तत्काल विचार किया कि नाना को करेंगे तो उत्तरखंड में जाके तो उसका लोप हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले अतोलोपा कर लिया और नीनी को द्वित्व किया। किंतु यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो नु ही द्वित्व का स्थानीय है। ये इसका दूसरा जो ऊ है उकारांत नु, इसको तो अतोलोपा लगने वाला नहीं है। तो निज परे होने पर ये नव बनेगा, फिर नाव बनेगा, तो उत्तरखंड में अवर्ण तो सुनाई पड़ेगा। नू किया, फिर नू नव किया, फिर नू नाव किया, तो उत्तरखंड में अवर्ण सुनने वाला, तो उत्तरखंड में अवश्य हमको अवर्ण मिलने वाला है। तो जहाँ अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण मिलने वाला है वहाँ हम अजादेश नहीं करेंगे, पहले द्वित्व करेंगे। तो यहाँ हम नूनू पहले द्वित्व कर लेंगे और आपको छोड़ देंगे नंदा संयोगादय से। नूनू द्वित्व करके फिर हम अचोनिति करेंगे। तो ऊर्णु नु बनाया, फिर इस नु को हमने नव किया, नव को नाव किया, तो ऊर्णु नावैशति, ऊर्णु नावैशति बना। और यदि हम इसमें पहले अजादेश कर लेते, पहले औ आ बना लेते, तो नाव नाव को द्वित्व होता, तो अभ्यास में आ सुनाई पाता, तो संयता से उसको ई हो जाता, तो ऊर्णी नावैशति बन जाता, अनिष्ट प्रयोग बन जाता। हमको अभ्यास में उकार घटित प्रयोग चाहिए, ऊणु नावैशति। देखिए ऊन धातु भी अजादि अनेकाच है और ऊणु धातु भी अजादि अनेकाच है, पर दोनों समान नहीं है। ऊन के आकार का लोप होने वाला है और ऊणु में उत्तरखंड में अवर्ण सुनाई पाने वाला है। ऊन में द्वित्व करके अभ्यास के उत्तरखंड में आकार सुनाई पाने वाला नहीं है और ऊणु में वृद्धि होकर आवादेश होकर के अवर्ण सुनाई पाने वाला है। इसलिए ऊणु धातु में हम नव अजादेशो न स्यात् ये निषेध लगाएंगे और अजादेश किए बिना द्वित्व कर देंगे और ऊन में हम अजादेश करने के बाद द्वित्व करेंगे। तो हमने अभी तक अजादि अंग्यंत धातु में सन लगाया और अजादि उन्यंत धातु में सन लगाया। तो अंग्यंत होने के बाद भी अजादि धातुओं की बात हमने पहले इसलिए कर ली क्योंकि वहाँ द्वितीय अवयव एकाच द्वित्व का स्थानीय बनता है, वहाँ कुछ विशेष बातें कहना होती है। अब हम हलादि निजंत धातुओं में सन लगाते हैं, ये मानकर कि सारे के सारे धातु सेठ हैं। तो हलादि धातु है, उसके बाद ऋच है, उसके बाद इठ है, उसके बाद सन है और एकाचो द्वे प्रथमस्य से ये हलादि निजंत जो धातु होंगे जिनसे हमने स्तन लगाया है, इनके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होगा क्योंकि अजादि अनेकाच धातुओं के द्वितीय अवयव एकाच को द्वित्व होता है, बाकी सबके प्रथम अवयव एकाच को द्वित्व होता है। ये तो सामान्य बात हो गई, ये सामान्य बात है। जैसे हमने लिया चुर और निच, तो चुर को द्वित्व हो जाएगा, चुर चुचुर और निच उपधा को गुण किया तो चुचोर बन गया और निच चुचोरी
चुचोरयिष्यति, चोरयितुम् इच्छति, चुचोरयिष्यति, चुचोरयिष्यति बन गया। ये सामान्य बात हुई, पर हम विशेष बातें बताते हैं। उन विशेषों से बचे हुए हैं उनमें सामान्य न हम प्रथम अवयव विकास को द्वित्व करेंगे और बना लेंगे रूप। तो विशेष हमने 3 सूत्र पढ़े हैं। संयतः जो अभ्यास के अत को ई करता है, और ओ पू यल ज्या परे ये अभ्यास के ऊ को, अभ्यास के उकार को इत करता है, और स्रवति शुनोति द्रवति प्रवति प्लवति च्यवती नाम वा ये अभ्यास के उकार को विकल्प से इत करता है। ये 3 विशेष कार्य हमने पढ़े हैं। तो इन विशेषों का हम विचार करेंगे, और कुछ विशेष और हैं जिन्हें निजन धातुओं में सन प्रत्यय लगाते समय हमें सावधान रहना है। तो स्फुर धातु है, ये विशेष धातु है। निजंत प्रक्रिया का सम्यक बोध करके ही उससे सन्नंत लगाना चाहिए, नहीं तो कोई अर्थ नहीं है। तो स्फुर धातु है, इससे हमने निच लगाया तो चिस्फुरो नव सूत्र है कि ची धातु और स्फुर धातु को एज विषयता में विकल्प से आत्व होता है, आत्व होता है। तो इसको जब आत्व होता है तो हम चाहे पहले द्वित्व करें चाहे बाद में द्वित्व करें, उत्तर खंड में आकार मिलेगा। स्फुर स्फुर करते हैं तो बाद में मिलेगा, और स्फार स्फार करते हैं तो भी मिलेगा। स्फुर धातु में जो ऊ है उसके स्थान पर एज विषयता में आत्व होना, उसको स्फार बनना है। जिस पक्ष में स्फार बनना है उस पक्ष की बात हम पहले कर रहे हैं। तो स्फुर धातु को जब हम द्वित्व करेंगे आत्व पक्ष में तो हमको उत्तर खंड में अवरोहण अवश्य मिलने वाला है ना। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर खंड में हमको अवरोहण मिलने वाला है तो हम पहले चिस्फुरो नव करें कि पहले धातु को द्वित्व करते हैं। चिस्फुरो नव जो है ये निज निमित्तक कार्य है, निज निमित्तक अजादेश है, निज निमित्तक अजादेश है। इसको पहले करें कि द्वित्व पहले करें, तो चूंकि उत्तरखंड में हमको अवरोहण मिलने वाला है इसलिए हम पहले द्वित्व करेंगे, पहले द्वित्व करेंगे, पहले हम स्फुर स्फुर बनाएंगे। उसके बाद चिस्फुरो नव से हम आत्व करेंगे तो पुष्फारयिष्यति बनेगा, पुष्फारयिष्यति बनेगा। यदि आपने पहले आत्व करके स्फार बना दिया और स्फार स्फार किया तो अभ्यास बचेगा प, तो संयता से ई हो जाएगा, तो पिस्फारयिष्यति बन जाएगा जो अनिष्ट है। अनिष्ट है, हमको बनाना है पुष्फारयिष्यति। ये तभी संभव है जब हम पहले द्वित्व करके अभ्यास में उकार को पहुंचा दें। जब अभ्यास में उकार पहुंच जाएगा तब उसको इकार करने वाले केवल 2 ही सूत्र हैं। अभ्यास के उकार को इकार करने वाले 2 सूत्र हैं, उनमें स्फुर धातु है नहीं तो उसको इतना नहीं होगा। ठीक है ना। तो स्फुर धातु को जब आत्व होने वाला है उस पक्ष में हम पहले द्वित्व कर दें और बाद में आत्व करें। और जब उसको आत्व होने वाला नहीं है तो हम कुछ भी करने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हमने पहले उसको गुण तो नहीं होना है, उसको गुण कर लिया, मान लो हमने स्फोर बना दिया, स्फोर किया तो रस होकर वो हो जाएगा, और स्फुर किया तो भी अभ्यास में वो मिलना ही मिलना है। जिस पक्ष में आत्म होने वाला नहीं है उस पक्ष में तो अभ्यास के अंत में उकार मिलने ही वाला है। उसके लिए हमको मेहनत नहीं करना है, हमको मेहनत उसके लिए करना है जहाँ यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो अभ्यास के अंत में आकार पहुँच जाएगा और संयता उसको इकार बना देगा। उससे बचने के उपाय हैं। संयता इकार न बना दे, उससे बचने के रास्ते हैं सभी। संयता को जितना कहा है उतनी को, संयता को तो खुली छूट मिल गई है, सारे आकार को इकार बना दो। तो संयता सारे आकारों को इकार न बना पाए उसका सब प्रबंध है।
उसका प्रबंधन है ये। तो जब अभ्यास में हम उकार को पहुंचा देंगे तो सन्यता वहाँ कुछ नहीं कर सकेगा। तो अभ्यास में उकार को हम कैसे पहुंचा सकते हैं? निज निमित्तक अजादेश को रोक करके पहले द्युत करके ही पहुंचा सकते हैं। तो स्फुर से आत्म पक्ष में पुष्पा रेशति, और जब आत्म नहीं होगा तो पुष्पो रेशति, दोनों बन जाए। दूसरे में तो कुछ करना नहीं है, पहले के लिए सावधानी रखना है। अब एक धातु आता है वें, ये विशिष्ट धातु है। इसके लिए सूत्र बना है अलग से, अभ्यस्तस्य च। इस विशेष एक धातु के लिए सूत्र बना है। ये कहता है कि जो अभ्यस्त भावी वें धातु है, जब भी वें धातु को द्वित्व होने वाला हो, तो कब होने वाला होता है? लिट सन यंग और चंग, श्लू तो होगा नहीं वें से, तो लिट सन चंग और यंग, ये चार तो होंगे इससे। तो जब भी वें धातु को द्वित्व होने वाला है तो इसको पहले संप्रसारण कर दीजिए और फिर द्वित्व कीजिए। पहले संप्रसारण बाद में द्वित्व, ये इसके लिए विशेष हो गया। तो वें को संप्रसारण करके पहले आप हु बना दीजिए, हु, और फिर हु द्वित्व कीजिए। तो घात बनता है तो घात क्षति बने, उसमें इसका तो कोई काम है नहीं, सन्मित तो कोई कार्य नहीं हो रहा ना भाई। तो देखिए वें धातु है, इसे निच किया और सन किया, तो इसको पहले संप्रसारण होगा, तो इसको हो जाएगा हु, और ए को पूर्व रूप हो जाएगा। अब जब हु हो गया, इसके बाद नीचे आया और सन। अब समस्या पैदा, पहले तो वे को हु हो गया, इसको हु हो गया, और जब ये हु हो गया तो हला से इसको दीर्घ भी हो गया। अंगावय जो हल, तदुत्तर जो संप्रसारण, तदंत जो अंग, उसको दीर्घ होता है, तो दीर्घ हो गया, हु बन गया। अब समस्या हुई कि हम पहले इस हु को वृद्धि करें कि पहले द्वित्व करें। तो हमने पढ़ा अणुवजादेशो नस्यात् द्वितीय कर्तव्य। तो इस हु को तो उत्तरखंड में हमको औ आओ होने मिलने वाला है, औ होगा आओ होगा, तो पहले इसको हम द्वित्व कर देंगे। तो पहले हु करेंगे, फिर इसको औ करेंगे, तो जुहा वैशति बनेगा, जुहा वैशति बनेगा। ये जो ओ जबरे ने पवर गया जकार को बता दिया है ना, तो पवर गया जकार को छोड़कर जितने मिलेंगे उकारांत, उन सब में हमको वही सुनाई पड़ेगा अभ्यास में। तो जुहा वैशति, ये विशेष धातु है श्वी। इसके लिए सूत्र है अनौच संश्चंगो हो। तो श्वी धातु को अनौच संश्चंगो से विकल्प से संप्रसारण होता है। तो हमने पहले इसको संप्रसारण कर दिया शु, और जब शु किया इसको उकारांत हो गया, तो नव अजादेशो नस्यात् ने पहले द्वित्व किया और बाद में अजादेश किया, तो शुषा वैशति, शुषा वैशति बनेगा। और जब संप्रसारण नहीं होगा, और जब संप्रसारण नहीं होगा तो श्वीश्वी द्वित्व हो जाएगा, तो शिश्वी, शिश्वी बनेगा। उसके बाद हम वृद्धि करेंगे और आयादेश करेंगे। तो जब श्वी धातु संप्रसारण होकर के द्वित्व करेंगे तो शुषा वैशति, जब संप्रसारण नहीं करेंगे और श्वीश्वी द्वित्व करेंगे तो शिश्वा यैशति। ये श्वी धातु के लिए विशेष बात हमने देखी। अब सूत्र है द्युत स्वाप्यो संप्रसारणम। द्युत धातु और निजंत स्वप धातु, इनको संप्रसारण होता है। द्युत धातु और निजंत स्वप धातु, इनके अभ्यास को संप्रसारण होता है। ये द्युत धातु है, इसको द्वित्व किया तो अभ्यास को संप्रसारण हो गया, तो दिद्युत बन गया। तो दिद्योतैषति, द्योतयितुमिच्छति, दिद्योतैषति। और ये जो निजंत स्वप धातु है, इसके अभ्यास को भी संप्रसारण होता है। तो जब स्वप स्वप किया हमने तो बन गया, तो स्वप स्वप द्वित्व किया और अभ्यास को संप्रसारण कर दिया, तो सुस्वापैषति।
दिद्योतैषति और सुस्वा पैषति। अब हम विशेष धातु ज्ञप का विचार करते हैं। ज्ञप तो चुरादिगण में ज्ञपादि पंचक नाम से 6 धातु पढ़े गए हैं जो मिथ हैं, उनमें एक ज्ञप धातु पढ़ा गया है। ये धातु मिथ है। मिथ होने से इसके बाद जब उन्हें चाहता है तो मिताम ह्रस्व से इसकी उपधा को ह्रस्व हो जाएगा, अतुपधाया से वृद्धि होगी और मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होगा तो धातु बनेगा ज्ञपी। और एक ज्ञा धातु है जो क्रियादिगण में, इससे जब निज प्रत्यय होता है तो इसको पुक का आगम होता है। अर्थी रीबली सूत्र से पुक का आगम हुआ तो ये बना ज्ञापी। और जो मित धातु पढ़े गए हैं वहाँ ज्ञा धातु को मारण, तोषण और निशामन इन अर्थों में इसको मित कहा गया है। तो जब ये मारण, तोषण, निशामन अर्थों में होगा ज्ञा धातु तब ये मित हो जाएगा। मित होगा तो मिताम ह्रस्व से ह्रस्व हो जाएगा तो इसको भी ज्ञापी बन जाएगा। ये 2 ज्ञापी धातु हो गए। एक हुआ क्रियादिगण का ज्ञा धातु जो अर्थ विशेष में मित है, और एक चुरादिगण का ज्ञप धातु जो नान्य मितो अहेतु इस गणसूत्र से मित है। इन दोनों धातुओं के लिए सन प्रत्यय परे होने पर विकल्प से इडागम कहा गया है। शनि वंतर्ध भ्रज दम्बु श्री स्व्री यूनु भर ज्ञपि सनाम। ये यही ज्ञप धातु है। ये यही दोनों ज्ञप धातु हैं जो इस सूत्र में कहे गए हैं विकल्प से इडागम करने के लिए। तो इनको जब इडागम हो जाता है तब तो कोई समस्या नहीं है। इनको जब इडागम हो गया तब तो कोई समस्या नहीं है। ज्ञप ज्ञप जज्ञप और जिज्ञप हो गया तो जिज्ञपैषति। और जब ये मित नहीं हुए तो जिज्ञापैषति बन गया। ज्ञप को जब इडागम हो गया तो जिज्ञपैषति ये बन जाएगा। किंतु जब ज्ञप को इडागम नहीं होगा, जिस पक्ष में इडागम नहीं हुआ उस पक्ष में इसके ई का अनेर अनिति से लोप हो जाएगा। गुण इसको नहीं हो सकता क्योंकि ये सन प्रत्यय झलादि है। झलादि होने से एको झल से कित है, गुण यहाँ हो नहीं सकता। तो अनिदादि आधातुक प्रत्यय परे होने पर निज का लोप होता है। तो सन परे होने पर ये निज का लोप हो गया तो ये बन गया ज्ञप। ज्ञप और सा, ज्ञप और सा ये निजंत धातु है, अन्यंत नहीं है। निज का हमने रेची से लोप कर दिया। इस ज्ञप के लिए सूत्र है आप ज्ञप रधा मीत। ये ज्ञप धातु के अच को ईत आदेश हो जाता है तो ये जो ज्ञप था ये हो गया गीप, ये गीप हो गया। ये जो ज्ञप था ये हो गया गीप, गीप सब हो गया। अब गीप सा हो गया और इसको गीपसती बन गया। अब करिए द्वित्व अभ्यास कार्य का क्या होगा। तो द्वित्व करेंगे तो इसके लिए सूत्र है अतलोपोभ्यासस्य। ये आप ज्ञपिरधामी सूत्र 7-4 का सूत्र है, अतलोपोभ्यासस्य के प्रकरण का सूत्र है। इस प्रकरण में जितने धातु कहे गए हैं इनके अभ्यास का लोप हो जाता है। तो अभ्यास का लोप हो गया और गीपसती बन गया। द्वित्व हुआ, अभ्यास का लोप हो गया तो गीपसती बन गया। ज्ञापयितुम इच्छति गीपसति। ये निजंत धातु का सन्नंत रूप है। ये निजंत ज्ञाप धातु का सन्नंत रूप है, अन्यंत का नहीं है। निजंत धातु का सन्नंत रूप है, अन्यंत से तो जिज्ञासति बनता है। ज्ञातुम इच्छति जिज्ञासति, किंतु ज्ञापयितुम इच्छति जिज्ञपैषति और गीपसति, ये 2 रूप बनते हैं। अब हम निजंत धातुओं से सन प्रत्यय लगाते समय इन विशेष धातुओं का विचार कर लें जिनके अभ्यास के उकार को इकार होना कहा गया है अथवा विकल्प से इकार होना कहा गया है। यह है ओ पुण्य जयपरि और स्रवति श्रृणोति द्रवति प्रवति प्लवति चेवती नाम वा। ये 2 की बात हम कर लेंगे तो हमारी बात पूरी हो जाएगी। इनके आधार पर हम सारे निजंत धातु, इनके आधार पर हम सारे निजंत धातुओं से सन प्रत्यय लगा सकेंगे।
तो देखिए ओ पुयः जपरे, इसको हमने पहले ही पढ़ा है कि अभ्यास के अंत में उकार हो, उसके बाद पवर गृहण अथवा जकार हो और उसके बाद अवर्ण हो, तो अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार हो जाता है। और यदि पवर गृहण जकार नहीं है तो अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार नहीं होता है। और जितने उकारांत धातु हैं निस परे होने पर उनको द्वित्व पहले होता है और अजादेश नहीं होता, नव अजादेशो न स्यात्, इस निषेध के अनुसार। तो हमने लिया धातु पू, पू पहले द्वित्व किया पू पू, तो पिपा वैशति, भू विभा वैशति, अभ्यास के ऊ को ही हो गया, मू मिमा वैशति, ये पवर्ग हो गया। अब यह देखिए यू यिया वैशति, रू रिरा वैशति, लू लीला वैशति। और जकार तो किसी उकारांत धातु में है नहीं, औपदेशिक धातुओं में तो जू धातु सौत्र है, सूत्र में कहा गया इसलिए है। तो जू जिजा वैशति, ये इतने धातुओं के अभ्यास को हमने इत किया, उकारांत धातुओं के अभ्यास को हमने इत किया। कब किया? जब इनके अभ्यास के उत्तर खंड में हमको पवर गृहण जकार मिले और उसके बाद अवर्ण मिला। ये वर्ण कब मिल सकता है? जब आगे इठ होगा, इठ होगा तभी गुण होगा, तभी अवादेश होगा, अथवा अवादेश होगा तभी मिलेगा। और यदि ये धातु अनिठ होंगे तो निजन धातु सारे के सारे सेठ ही होते हैं। अन्यंतावस्था में केवल पू और यू दो धातु हमको सेठ मिलेंगी। पूंग तो नित्य सेठ होगा, स्मी पूंग रज वशाम शनि से, और यू धातु शनि वंतर्ध से विकल्प से इसको इडागम होगा। तो जब इडागम होगा तब अभ्यास को इत्व होगा, जब इडागम होगा तब गुण होगा सारा धातु का धातु की ओर से, तभी अवादेश होगा, तभी अभ्यास के उत्तर खंड के बाद अवर्ण मिलेगा। तो पू पुपू पुपो पुपव ये जब बन गया तो अभ्यास को इत्व हो गया। तो पिप विशते और यू से ये विशति, इनको अन्यंतावस्था में भी इत्व हुआ, क्योंकि दो ही धातु हैं उकारांत जिनको सन परे होने पर इडागम होता है, इसलिए अन्यंतावस्था में दो, अन्यंतावस्था में ये सारे धातु जिनके अभ्यास के बाद पवर गृहण जकार हमको मिलते हैं, इनके रूप हमने संप्रत्यय परे होने पर बनाए, निर्जन धातुओं के रूप। एतावता यह सिद्ध हो गया कि जिन धातुओं के अभ्यास के उकार के बाद पवर गृहण जकार नहीं है उनके उकार को इत्व नहीं होगा। दूसरी बात कि यदि धातु उकारांत भी हैं, उनके आदि पवर गृहण जकार हैं भी, तो भी उनके अभ्यास को इत्व नहीं होगा यदि अभ्यास के उत्तर खंड में वर्ण नहीं है। तो अभ्यास के उत्तर खंड में वर्ण कब नहीं होगा? जब इनको इडागम नहीं होगा। जैसे पू धातु है, पू, इसको जब इडागम नहीं किया हमने, पूई धातु को इडागम नहीं किया, तो पू और सन जब इडागम नहीं होता तो सारे इगंत धातुओं के बाद आने वाला सन प्रत्यय इको झल सूत्र से कित हो जाता है। जब कित हो जाता है तो गुण होने का प्रश्न ही नहीं है। तो जब कित हो जाता है तो अज्जन गमाम शनि सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो पू पू पुपूषति, तो पू धातु से पुपूषति, भू से बुभूषति, लू से लुलूषति, यू से इडागम न होने पर युयुषति। तो पवर गुण हमको मिल रहे हैं, तब भी अभ्यास के ऊ कोई तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे उत्तरखंड में जो उकार है उसको गुण ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे इट नहीं है। तो इन धातुओं के अभ्यास के अंत में जो उकार है इसको हम इकार नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बाद धातु के आदि में तो पवर गण जकार है, किंतु उसके बाद अवर्ण नहीं है, इसलिए अपरे। अभ्यास के अंत में उकार हो, उसके उत्तरखंड में पवर गण जकार हो,
और उसके बाद अवर्ण हो। ये तभी हो सकता है जब उस उकार को गुण हो अथवा वृद्धि हो, तभी उसको गुण वृद्धि हो करके जो ओ अव बनेंगे उनको आव आदेश होंगे तो हमको अवर्ण मिलेगा। और जब अवर्ण मिलने वाला होगा तभी हम नवजादेशो नस्यात् इसको लगाएंगे। जब अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण मिलेगा तभी अभ्यास के उकार को इकार होगा। तो यहाँ हमने दो बातें जानी। अभ्यास के उकार के बाद जिन धातुओं के आदि में पवर ज्ञान जकार है अवर्ण परक, उस उकार को हम इत्व करेंगे, और बाकी जो धातु बच गए उनके उकार को हम इत्व नहीं करेंगे। जैसे तुता वैशति, नुना वैशति, जुहा वैशति, चुक्षा वैशति, इनको हम इत्व नहीं करेंगे। ये एक हो गया। अब दूसरा सूत्र जो है, इसमें वे धातु हैं जिनमें पवर ज्ञान जकार नहीं है और अभ्यास के उकार को विकल्प से इकार करना है। यहाँ भी अपरे की अनुवृत्ति है। स्रवति, श्रुणोति, द्रवति, प्रवति, प्लवति और च्यवति जो धातु हैं, इनके अभ्यास के उकार के स्थान पर विकल्प से इकार होता है। कब होता है? जब उत्तरखंड में अवर्ण हो। अवर्ण कब हो सकता है इनके उत्तरखंड में? जब ये धातु निजंत हो। हमने पढ़ा है शनि ग्रह गोष्ठ से जितने भी उगंत धातु हैं ये सब सन प्रत्यय परे होने पर अनिट हो जाते हैं, और ये सारे धातु का अंत है, तो सारे के सारे सन प्रत्यय परे होने पर अनिट है। अनिट है, इडागम इनको नहीं होगा। जब इडागम नहीं होगा तो सन प्रत्यय झलादि रहेगा। जब झलादि रहेगा तो इको झल से वो कित हो जाएगा। कित हो जाएगा तो इनको गुण होगा नहीं, और जन गमाम शनि सूत्र लग जाएगा तो श्रु से शुश्रूषति और श्रु से शुश्रूषते आत्मनिपद हो जाएगा। ध्रु से दुद्रुषति, प्रू पुप्रूषति और प्लू पुप्लूषते और च्यू चुच्यूषते। ये बन गया। उन्हीं से नहीं हुआ तो उत्तरखंड में अवर्ण मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अज्जन गवाम शनि ने दीर्घ कर दिया है उकार, और उसको गुण हो नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इको झल ने इनको सबको कित कर रखा है। तो इसलिए इन सूत्रों में जो धातु पढ़े गए हैं, जिनके अभ्यास के उकार के स्थान पर विकल्प से इकार होना कहा जा रहा है, ये तभी संभव है जब ये धातु नियंत हो। अर्थात ये पूरा का पूरा सूत्र निजंत धातुओं के लिए बना हुआ है, अन्यत धातुओं के लिए नहीं बना है। जब इनसे निच होगा तो श्रु औनिच, श्रु औनिच, इट और सन, इस अवस्था में हम पहले द्वित्व करेंगे और बाद में अजादेश करेंगे। बाद में अजादेश करेंगे क्योंकि अभ्यास के उत्तरखंड में अवर्ण हमको मिलने वाला है। तो श्रु श्रु सुश्रु करने के बाद हमने इसको वृद्धि की तो सुश्रव सुश्राव सुश्रावैशति, सुश्रावैशति ये बन गया। अब इस ऊ को इत्व करने वाला कोई सूत्र नहीं। दो सूत्र जो ऊपर पढ़े हमने इत्व के संज्ञता और ओ पुय जय परे, इसका विषय है नहीं, क्योंकि अभ्यास के अंत में आ नहीं है तो संज्ञता नहीं रख सकता, और अभ्यास के अंत में ऊ है किंतु उसके बाद पवर जकार नहीं है तो वो भी नहीं रख सकता। इसलिए इन निजंत धातुओं का संबंध बनाने के लिए सूत्र बनाए गए। जब इन धातुओं से निच होगा और निच के बाद सन होगा तब ये सूत्र कार्य करेगा। ये सूत्र निजंत धातुओं से सन प्रत्यय लगाकर अभ्यास के उकार को विकल्प से इकार करने के लिए बनाए गए हैं। तो श्रु शुश्रावैशति और शिश्रावैशति, और श्रु शुश्रावैशति और शिश्रावैशति, और ध्रु दुद्रावैशति और दिद्रावैशति, और प्रू पुप्रावैशति और पिप्रावैशति, और प्लू पुप्लावैशति और पिप्लावैशति, और च्यू चुच्यावैशति और चिच्यावैशति। तो इस सूत्र में अपरे की अनुवृत्ति है। अभ्यास के उत्तरखंड के बाद अवर्ण होना चाहिए।
अभ्यास का जो उत्तरखंड उसमें अवर्ण होना चाहिए। यह अवर्ण कब मिल सकता है? जब उस ऊ को गुण हो या वृद्धि हो। तो गुण तो हो नहीं सकता, क्योंकि अन्यंतावस्था में सारे के सारे अनिच हैं। अन्यंतावस्था में सारे के सारे अनिच हैं, तो वो हो नहीं सकता। और निज प्रत्यय हो जाने के बाद इनको अचोनित्य से वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो आव आदेश होगा, तो उत्तरखंड में अवर्ण मिलेगा। इसलिए धातुओं के अभ्यास के अंत में जो उकार, उसके स्थान पर विकल्प से इकार आदेश होगा। ये हमने उदाहरण देखे। अब जो धातु बच गए, हलादि और निजंत, उनके लिए कुछ विशेष नहीं है। उनके प्रथम अवयव विकास को हम द्वित्व करेंगे, और द्वित्व करने के बाद निजंत की जो प्रक्रिया है उससे बना लेंगे। ये सावधानी रखना है कि जब हम निजंत धातुओं के सन्नंत रूप बना रहे हैं तो हमको निज प्रत्यय लगाने की विधि पहले आना चाहिए। निजंत की प्रक्रिया नहीं मालूम तो सन्नंत कैसे बनाएंगे, निजंत के सन्नंत बनाएंगे कैसे? इसलिए सावधानी से हम निजंत प्रक्रिया का विचार करें, उसके बाद उनके सन्नंत रूपों को सिद्ध कर लें। और सामान्य अभ्यास कार्य हमको मालूम है, और ये 3 विशेष अभ्यास कार्य हैं। तो जिनके विशेष हैं उदाहरण बता दिए। अब रहेगा सामान्य संज्ञता। जहाँ भी अभ्यास के अंत में हमको आकार दिखेगा उसको हम इकार बना देंगे। जैसे पठ, पाठयितुम इच्छति, पिपाठयिष्यति। चालयितुम इच्छति, चिचालयिष्यति। अभ्यास के अंत में अकार है तो उसको तो इकार हो जाएगा, किंतु अभ्यास के अंत में उकार है तो उसके लिए जो विशेष सूत्र कहे गए हैं 2, इनके अनुसार ही हम उस उकार के स्थान पर इकार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अभ्यास के सारे आकार के स्थान पर हमको इकार कर देना है, उसका कोई निषेध हमारे पास नहीं है। इसलिए स्तन परे होने पर अभ्यास के आकार को हम इकार बनाएं, और अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार हम इन 2 सूत्रों के अनुसार बनाएं, अन्यथा न बनाएं। तो जो बच जाएंगे उनमें हम इत्व नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमने खंड खंड में निजंत धातुओं के सन्नंत रूप बनाने की प्रक्रिया का विचार कर लिया। इसके बाद हम अन्यंत धातुओं के सन्नंत रूप बनाएंगे। अन्यंत धातुओं में भी जो अजादि थे उनके रूप हम बना चुके हैं। उनको हमने अलग इसलिए कर दिया है कि उनके द्वितीय अवयव विकास को द्वित्व करना पड़ता है, और हलादि में प्रथम अवयव विकास को करना पड़ेगा। तो अब हम हलादि धातुओं के सन्नंत रूप बनाएंगे। पहले अनिट वेट धातुओं के बनाएंगे और बाद में सेठ धातुओं के बनाएंगे। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।